बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग आरसीसी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आरसीसी के प्रीवियस 2 लेक्चर में मैं आपको आरसीसी का इंट्रोडक्शन बता दिया था, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, ग्रेड्स ऑफ स्टील क्या होते हैं बता दिया था, रेनफोर्समेंट के फंक्शंस क्या होते हैं देखा था हम लोगों ने। उसके बाद में लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने जो मेथड्स ऑफ डिज़ाइन थे, WSM और LSM जो मेथड से डिज़ाइन की, ये मेथड के ऊपर अपन डिस्कशन किया था और इन मेथड्स में डिफरेंस क्या है और कौन सा मेथड हम प्रैक्टिकली यूज करते प्रेफरेबल करते, ये हमने देखा था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगल रेनफोर्स बीम का एनालिसिस और सिंगल रेनफोर्स बीम से जुड़े हुए टर्म्स पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा सिंगल रेनफोर्स बीम। जैसे आपको पता होगा कि जब हम कोई भी बीम डिजाइन करते हैं आरसीसी के अंदर, जब बिल्डिंग के बीम डिजाइन करते हैं तो बीम दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल रेनफोर्स बीम और एक होता है डबल रेनफोर्स बीम। तो सबसे पहले सिंगल रेनफोर्स का मीनिंग क्या होता है? सिंगल रेनफोर्स का मीनिंग क्या होता है? इसका नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। रेनफोर्स का मीनिंग क्या होता है? रेनफोर्समेंट का मीनिंग होता है हमारे आरसीसी के अंदर स्टील। रेनफोर्समेंट का मीनिंग होता है आरसीसी के भाषा में बोल तो स्टील। और सिंगल रेनफोर्स मतलब अगर हम अपने बीम में रेनफोर्समेंट मतलब स्टील के बार्स, अगर हमारे बीम में स्टील के बार सिर्फ एक ही साइड में प्रोवाइड किए, अगर हमारे बीम का रेनफोर्समेंट सिर्फ एक ही साइड में प्रोवाइड किया हुआ है तो उसको बोलते हैं सिंगल रेनफोर्स सेक्शन। जैसे कि ऐसा सपोज एक बीम का क्रॉस सेक्शन होता है और ये एक न्यूट्रल एक्सिस होती है जो हमारे बीम के दो टुकड़े कर देती है। एक होता है कॉम्प्रेशन पोर्शन, एक होता है टेंशन पोर्शन। नीचे को न्यूट्रल एक्सिस नीचे बोलते हैं टेंशन और एक्सिस के ऊपर बोलते हैं कॉम्प्रेशन। तो अगर अपन ये रेनफोर्समेंट सिर्फ एक ही साइड में प्रोवाइड करते, दैट मींस कि सपोज टेंशन साइड, अगर मैंने स्टील के बार सिर्फ टेंशन साइड में ही प्रोवाइड किया तो उसको बोलूंगा मैं सिंगल रेनफोर्स सेक्शन। अगर ये रेनफोर्समेंट टेंशन और कॉम्प्रेशन दोनों भी साइड में प्रोवाइड किया गया तो उसको बोलते हैं डबल रेनफोर्स सेक्शन। तो ये भी आने वाले लेक्चर से पढ़ेंगे हम लोग कि डबल रेनफोर्स सेक्शन कब प्रोवाइड करना। नॉर्मली कैसा होता है कि कॉम्प्रेशन जोन में कंक्रीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए हम कंप्रेशन में क्या डालते हैं, कंक्रीट पुट करते हैं। और स्टील बार्स का टेंसाइल कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसीलिए हम टेंशन जोन में स्टील के बार प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा सिचुएशन कब आता है, ऐसा सिचुएशन कब अराइज होता है जब हमें कंप्रेशन साइड में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। कंप्रेशन साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया मतलब उस बीम को बोलेंगे हम तो डबल रेनफोर्स बीम। तो डबल रेनफोर्स बीम प्रोवाइड करने के सर्कमस्टांसेस कब बनते हैं ये भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंगल रेनफोर्स सेक्शन। तो सिंगल रेनफोर्स सेक्शन का एक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम जो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, तो ये आपको पता होना जरूरी है कि सिंगल रेनफोर्स का स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम कैसे होता है। उसके बाद में अलग अलग फोर्सेस कैसे फाइंड करते हैं, सिंगल रेनफोर्स के अंदर कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकालते हैं, टेंसाइल फोर्स कैसे निकालते हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं आज कि सिंगल रेनफोर्स का स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम कैसे होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर सिंगल रेनफोर्स सेक्शन, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर सिंगल रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, इन एलएसएम डब्ल्यूएसएम का बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में डब्ल्यूएसएम का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे होता है वो बताया था। आज बताऊंगा एलएसएम का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है सिंगल रेनफोर्स सेक्शन का, ये बताऊंगा। ठीक है, देखो सपोज ये मेरे एक बीम का क्रॉस सेक्शन निकाला मैंने, ये बीम का क्रॉस सेक्शन निकाला। क्रॉस सेक्शन मतलब क्या दिखता है अपने को, बीम के डायमेंशन दिखते हैं, बीम का विड्थ कितना है और बीम का ओवरऑल डेप्थ कितना है। ठीक है, ये अपने को दिख रहा है। उसके बाद में निकाला एक बीम का न्यूट्रल एक्सिस निकाला, जो एक्सिस बराबर बीम के सेंटर से पास होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। और टेंशन साइड में मैंने क्या निकाला, ऐसे स्टील के बाहर निकाल दिया। टेंशन साइड में मैंने क्या ड्रॉ किया, टेंशन साइड में मैंने रेनफोर्समेंट ड्रॉ किया। ठीक है, टेंशन साइड में मैंने बीम का रेनफोर्समेंट ड्रॉ किया। ठीक है, रेनफोर्समेंट सिंगल रेनफोर्स के अंदर हमेशा टेंशन में ही रहेगा। अगर डबल रेनफोर्स बीम है तो रेनफोर्समेंट टेंशन में भी रहेगा और कॉम्प्रेशन में भी रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ने एएसटी। एएसटी का मीनिंग क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। क्योंकि रेनफोर्समेंट स्टील जो होता है वो हमेशा टेंशन में प्रोवाइड करना होता है, तो जो भी ये चारों बार जितने बार यहाँ पे रहेंगे, जितने भी स्टील के बार्स आपको प्रोवाइड करने हैं वो सारे बार का एरिया फाइंड कर देना और उसको बोलना एएसटी, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ये बीम के टॉप एज से लेके तो ये बार के सेंटर तक की आपको जो डेप्थ मिलती है, इस डेप्थ को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव डेप्थ। लेक्चर नंबर 2 के बारे में इसके अंदर डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 2 के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया ऑलरेडी। और जो नीचे का डिस्टेंस बचता है बार के सेंटर से तो बॉटम एज तक,
जो डिस्टेंस बचा हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव कवर, इसे बोलते हैं इफेक्टिव कवर। ठीक है, आपको जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी टर्म्स हैं, वो सारे फॉर्मूले के अंदर, सारे स्पेसिफिकेशन के अंदर आरसीसी में हमेशा इफेक्टिव डेप्थ का यूज होता है। आरसीसी में कहीं भी आपको बीम की ओवरऑल डेप्थ का यूज करने को मिलने वाला नहीं है। हर फॉर्मूले में, हर प्रॉब्लम में, हर स्पेसिफिकेशन में आपको इफेक्टिव डेप्थ मतलब स्मॉल डी का ही यूज करना है। तो स्मॉल डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर माइनस कर देना पड़ेगा। तो इफेक्टिव कवर अलग अलग होते हैं। बीम के लिए नॉर्मली 40 mm तक होता है, कॉलम के लिए 25 mm तक होता है, फुटिंग के लिए 50 से 60 mm तक होता है, स्लैब के लिए 15 से 20 mm तक होता है। तो इफेक्टिव कवर हर अलग अलग मेंबर के लिए आप अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रॉब्लम में गिवन होता नहीं है तो इफेक्टिव कवर हम अलग अलग मेंबर के लिए अज्यूम कर सकते हैं, जैसा बताया मैंने आपको। ठीक है, इसको थोड़ा स्ट्रिक कर दो आगे, ये लाइन को थोड़ा स्ट्रिक कर दो आगे, इसको स्ट्रिक कर दो। इसमें हम ड्रॉ करेंगे अब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम। ये हो गया अपनी न्यूट्रल एक्सिस, जो बराबर ये एक्सिस जो है बच्चों, इस एक्सिस को कैपिटल डी के सेंटर से पास नहीं करना है, इस एक्सिस को पास करना है स्मॉल डी के सेंटर से। ये ध्यान में रखना चीज। देखो मेरा आपको नोट दिख रहा होगा बरोबर, ये जो एक्सिस है बराबर स्मॉल डी के सेंटर से पास होनी चाहिए। आपको जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम निकालनी है वो बराबर स्मॉल डी के पोर्शन में निकालनी है। पहले बताया कि कैपिटल डी का रोल ही नहीं है प्रॉब्लम में, ओवरऑल डेप्थ का प्रॉब्लम में कुछ भी रोल नहीं है, प्रॉब्लम में रोल है इफेक्टिव डेप्थ का। इसीलिए जो स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे हम, स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे हम, वो इफेक्टिव डेप्थ के पोर्शन में बनाएंगे। जितना पोर्शन स्मॉल डी का है उसके पोर्शन में अपने को स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम कैसी होती है सिंगल इम्पोर्ट सेक्शन की एलएसएम के अंदर। तो स्ट्रेन डायग्राम का शेप इस तरह से होने वाला है। ये हो गया आपकी स्ट्रेन डायग्राम। यहाँ पे जो स्ट्रेन होता है इसको बोलते हैं अपन एप्सिलॉन सी, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंप्रेशन। और यहाँ पे जो स्ट्रेन हमको मिलता है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन टी, एप्सिलॉन टी। एप्सिलॉन सिंबल है स्ट्रेन का। ठीक है, एप्सिलॉन इज अ सिंबल टू डिनोट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। ये कंप्रेशन का पोर्शन है, टेंशन का पोर्शन है, इसलिए हो गया एप्सिलॉन सी मतलब मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंप्रेशन, एप्सिलॉन टी मतलब मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन। ये जो एक्सट्रीम फाइबर होते हैं, ये जो एक्सट्रीम फाइबर होते हैं वहां आपको स्ट्रेन मैक्सिमम मिलता है। ये हो गया कंप्रेशन का एक्सट्रीम फाइबर जहां पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही। ये हो गया टेंशन का एक्सट्रीम फाइबर, ये हो गया टेंशन का एक्सट्रीम फाइबर जहां वैल्यू मैक्सिमम आ रही। इसका काम ही नहीं है आपको ड्रॉ करते वक्त ये लेयर ड्रॉ ही नहीं करनी है, आपको ड्रॉ करना है इस लेयर से। पहले बताया मैंने स्मॉल डी का ही काम कर लेना बस। जितने भी फॉर्मूले ड्रॉ करेंगे ना हम, जितने भी फॉर्मूले निकालेंगे हम, आपको सारे फॉर्मूले का मैं डेरिवेशन बताऊंगा कैसे आया। ठीक है, सब फॉर्मूले के अंदर अपने को स्मॉल डी यूज करना है। ठीक है, तो एप्सिलॉन टी और एप्सिलॉन सी। मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंप्रेशन का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 0.0035। याद रखना है आपको, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इन कंप्रेशन। कंप्रेशन में जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेन कितना आता है 0.0035। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इन कंप्रेशन इज 0.0035। और मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील इन टेंशन, स्टील के अंदर का मैक्सिमम स्ट्रेन टेंशन साइड पे कितना आता है उसको निकालते हैं 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002। 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002। ES का मीनिंग होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील, मतलब यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ये आपको पता है। और स्टील के लिए ES का वैल्यू कांस्टेंट होता है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5। स्टील के लिए वैल्यू स्टैंडर्ड है E के। ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस पे हमेशा स्ट्रेन कितना होता है 0 होता है। न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेन हमेशा कितना मिलने वाला है 0 मिलने वाला है। ठीक है, अब इस डायग्राम के अंदर देखो आपको यहाँ पे दो डेप्थ दिख रही होंगी, एक ये डेप्थ दिख रही होंगी आपको और एक ये डेप्थ दिखेंगी आपको। ठीक है, ये जो डेप्थ है इस डेप्थ को बोलते हैं हम लोग एक्सियल मैक्स। इस डेप्थ को बोलते हैं हम लोग एक्सियल मैक्स। इसका मीनिंग होता है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये एक्सिस अगर एग्जैक्टली सेंटर में से पास हो रही, ये एक्सिस अगर एग्जैक्टली सेंटर में से पास हो रही तो इस एक्सिस को क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस भी बोल सकते हैं आप लोग। अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस एग्जैक्टली सेंटर में से पास होता है तो उस एक्सिस को क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस भी बोल सकते हैं, और उसके डेप्थ को हम लोग क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी बोल सकते हैं। ये एक्सिस में दो तीन नाम है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, या फिर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, या फिर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। आप लोग तीनों में से कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तीनों का मीनिंग एक ही है, क्रिटिकल डेप्थ, लिमिटिंग डेप्थ और मैक्सिमम डेप्थ, तीनों का मीनिंग एक ही है, और उसे डिनोट करने का सिंबल है एक्सियल मैक्स। ठीक है, एक्सियल मैक्स इज डिनोटेड एज मैक्सिमम और लिमिटिंग और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और जो ये नीचे की वैल्यू है ये हो जाएंगी फिर d माइनस एक्सियल मैक्स, क्योंकि ये पूरा कितना है d में से ऊपर का एक्सियल मैक्स गया, क्या बचा नीचे d माइनस एक्सियल मैक्स। ठीक है, अगर ये एक्सिस सेंटर में से पास हो रही है ना तो ही हम इसे एक्सियल मैक्स बोलेंगे,
अगर एक्सिस सेंटर से ऊपर से पास हो रही, सेंटर के नीचे से पास हो रही, तो वो डेप्थ क्या होती है, वेरी होती है। मतलब एक्सू मैक्स ये डेप्थ सिर्फ सेंटर तक के लिए है। अगर एक्सिस सेंटर से ऊपर है, सेंटर से नीचे है, तब उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मतलब अगर एक्सिस सेंटर से पास हो रही तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, तो डेप्थ को बोलेंगे क्रिटिकल डेप्थ और लिमिटिंग डेप्थ और मैक्सिमम डेप्थ। लेकिन अगर एक्सिस सेंटर से पास नहीं हो रही, थोड़ा सेंटर के ऊपर से जा रही है, सेंटर के नीचे से जा रही, तो उसको बोलते हैं हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, बताऊंगा धीरे धीरे क्या होता है। ठीक है, और इस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम कौन सी है, इस डायग्राम का नाम क्या है, इस डायग्राम का नाम है स्ट्रेन डायग्राम। इस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर कहीं तो भी एक लेयर होती है ऐसी, कहीं तो भी कुछ तो भी डेप्थ पे, सपोज वो डेप्थ का नाम दिया मैंने x1, कुछ तो भी एक x1 डेप्थ पे अपने को एक लेयर मिलती, जिस लेयर पे स्ट्रेन का वैल्यू कांस्टेंट होता है 0.002। कहीं तो भी आपको लेयर मिलेंगी, जैसे यहाँ पे 0.0035 है, फिर 0.0032 हुआ, 31 हुआ, 30 हुआ, 25 हुआ, ऐसा कहीं तो भी लेयर आएगा। ऐसा लेयर कहीं तो भी आएगा एक, जिसपे सपोज अपने मैक्सिमम स्ट्रेन का वैल्यू कितना है, 0.002 है। तो ऐसा लेयर जहां पे आपका स्ट्रेन 0.002 है, उस लेयर का डेप्थ आपको कैलकुलेट कर देना है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बताऊंगा मैं कैसे करना। ठीक है, जिस लेयर पे आपको आपके स्ट्रेन का वैल्यू 0.002 मिल रहा है ना, उस लेयर का डेप्थ कितना आता, ऊपर से देखो या नीचे से देखो कितना डेप्थ आ रहा, वो आपको कैलकुलेट कर देना है। कैसे निकालना बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, सपोज इसको बोला मैंने x1 और नीचे को बोला मैंने x2। ठीक है, इसका काम क्या है बच्चों, क्योंकि जब हम स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, जब हम अपने सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम का एलएसएम के अंदर स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करते वक्त इस लेयर का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, उस लेयर का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, क्योंकि स्ट्रेस डायग्राम के अंदर जिस लेयर पे आपको आपके स्ट्रेन का वैल्यू 0.002 मिल रहा, उस लेयर तक आपका स्ट्रेन डायग्राम आपका स्ट्रेस डायग्राम कैसा आता, रेक्टेंगुलर आता। जिस लेयर पे आपके स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 होती है, उस लेयर तक आपका स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता, आपका स्ट्रेस डायग्राम रेक्टेंगुलर आता। और उस लेयर के नीचे से तो न्यूट्रल एक्सिस तक के अपना डायग्राम कैसा आता, पैराबोलिक आता। तो स्ट्रेस डायग्राम जो होता है ना सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम का एलएसएम के अंदर, उसके दो पोजीशन बनती है, रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक। तो रेक्टेंगुलर कहां तक है और पैराबोलिक कहां तक है, तो इसके लिए आपको ये स्ट्रेन डायग्राम की लेयर पता होनी जरूरी है कि ऐसी कौन सी लेयर है जहां पे हमारे स्ट्रेन का वैल्यू 0.002 आएगा, उसका डेप्थ आप कैलकुलेट कर लो। मतलब उस डेप्थ तक के आपको निकालना है रेक्टेंगुलर ब्लॉक, और उस डेप्थ के नीचे आपको निकालना है पैराबोलिक ब्लॉक। मतलब रेक्टेंगुलर ब्लॉक का डेप्थ हो गया x1 और पैराबोलिक ब्लॉक का डेप्थ हो गया x2। ठीक है, तो ये इस लेयर का इधर बहुत महत्व है, इसलिए मैं आपको बताया पहले कि ऐसा लेयर आपको सर्च कर देना है स्ट्रेन डायग्राम पे कि ऐसा लेयर कितने डेप्थ पे आता जिसपे अपना स्ट्रेन का वैल्यू है 0.002। ठीक है, क्योंकि उस लेयर तक के अपना डायग्राम कैसे आने वाला है, स्ट्रेस डायग्राम रेक्टेंगुलर आने वाला है, और उसके नीचे कैसे आने वाला है, पैराबोलिक आने वाला है। स्ट्रेस डायग्राम जो है ना बच्चों, वो सिर्फ कंप्रेशन में निकालना पड़ता है। स्ट्रेस डायग्राम आपको सिर्फ कंप्रेशन में निकालना है, टेंशन में स्ट्रेस डायग्राम का कुछ भी पोर्शन आता नहीं है। क्यों नहीं आता बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंप्रेशन, जैसा अपन ने यहाँ पे लिखा मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंप्रेशन, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन लिखा ना, वैसे ही स्ट्रेस का मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है कंप्रेशन में, ये कंप्रेशन का पोर्शन है ना, तो कंप्रेशन में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होता है, तो वो होता है 0.446 fck। मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंप्रेशन सपोज fc, तो उसको बोलते हैं fc, f म्हणजे स्ट्रेस, c म्हणजे कंप्रेशन। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंप्रेशन आता है 0.446 fck, और मैक्सिमम स्ट्रेस इन टेंशन आता है, मैक्सिमम स्ट्रेस इन टेंशन आता है, इन स्टील आता है 0.87 fy। स्ट्रेस डायग्राम में डायग्राम तो है नहीं, लेकिन मटेरियल तो है ना, क्योंकि ये स्ट्रेस डायग्राम का है क्या, ये स्ट्रेस डायग्राम का रहता हो गया, ये स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम का नहीं है, ये स्ट्रेन और स्ट्रेस मटेरियल का है। डायग्राम में कैसे स्ट्रेन स्ट्रेस फॉर्म होगा, स्ट्रेन और स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है मटेरियल के अंदर। तो जो कंप्रेशन में जो कंक्रीट है, उस कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेस है 0.446 fck। टेंशन में जो स्टील है, इस स्टील का मैक्सिमम स्ट्रेस है 0.87 fy, उस स्टील का मैक्सिमम स्ट्रेस है 0.87 fy। ठीक है, तो नॉर्मली अब यहाँ पे आपको कंप्रेशन की जो दो फोर्स है, आपको अब क्या निकालना है, हमने अपने स्ट्रेस निकाल लिया, मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट देख लिया, मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील देख लिया। अब आपको निकालना है फोर्सेस।
अब हम निकालेंगे इसमें मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स और मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स। तो बॉटम में क्या मिल रहा है आपको, टेंशन मिल रहा है बॉटम में, तो यहाँ पे जो फोर्स जो मिलेगा उसको बोलूंगा मैं टोटल टेंसाइल फोर्स टी। टेंसाइल फोर्स है तो ऐसा टेंशन लिखने को ना, टोटल टेंसाइल फोर्स नाम लिया मैंने टी। ठीक है, अब कंप्रेशन के जोन में नहीं क्या, ये कंप्रेशन के पोर्शन में नहीं क्या, आपको दो डायग्राम दिख रही, एक दिख रहा है रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिख रहा और एक पैराबोलिक ब्लॉक दिख रहा। कंप्रेशन के पोर्शन में बच्चों अपने को दो डायग्राम दिख रही, एक दिख रहा है रेक्टेंगुलर ब्लॉक और एक दिख रहा है पैराबोलिक ब्लॉक। तो एक फोर्स आएगा रेक्टेंगुलर ब्लॉक का और एक कंप्रेसिव फोर्स आएगा पैराबोलिक ब्लॉक का। मतलब Cu1 का नाम क्या हो गया, Cu1 का नाम हो गया कंप्रेसिव फोर्स ऑफर्ड बाय रेक्टेंगुलर ब्लॉक। Cu2 का नाम क्या हो गया, कंप्रेसिव फोर्स ऑफर्ड बाय पैराबोलिक ब्लॉक। Cu1 कहां पे आएगा, Cu1 ये कहां पे अटैक करने का है, Cu1 कहां पे एक्ट करने का है, बरोबर रेक्टेंगल के सेंटर पे। रेक्टेंगल का जो सेंटर आएगा ना बरोबर वहां पे Cu1 दिखाना है अपने को। Cu2 कहां पे दिखाना है, बरोबर पैराबोलिक ब्लॉक के सेंटर पे। रेक्टेंगल के सेंटर पे दिखाना है Cu1, पैराबोलिक ब्लॉक के सेंटर पे दिखाना है Cu2। और ये पूरे डायग्राम का जो सेंटर रहेगा रेक्टेंगल और पैराबोला दोनों का कंबाइन, रेक्टेंगल और पैराबोला दोनों कंपोजिट फिगर का, दोनों का कंबाइन सेंटर जो रहेगा वहां दिखाना पड़ेगा आपको टोटल कंप्रेसिव फोर्स। सपोज ये वो पॉइंट है, सपोज ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों का सेंटर आ रहा, इसको बोलूंगा मैं टोटल सी, टोटल कंप्रेसिव फोर्स बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा मैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स। सपोज ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों का भी सेंटर एक्ट होता, सपोज ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों डायग्राम का सेंटर एक्ट होता, तो ये सेंटर आप निकाल सकते बच्चों। जैसा ये एक फिगर है, दूसरी फिगर है, ये क्या हो गया, वाइबर हो गया। तो वाइबर के फॉर्मूले होते हैं a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। ऐसे फॉर्मूले से आप सेंटर निकाल सकते हैं, लेकिन ये सेंटर आपको पता है कितना आने वाला है, क्योंकि ये वैल्यू स्टैंडर्ड रहने वाली है। ये फिक्स है, ये फिक्स है, x1 फिक्स है, x2 फिक्स है, तो ये इसमें वैल्यू कैसे, तो फिक्स वैल्यू है, इसमें कोई वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। तो इसका सेंटर आप निकाल के देखोगे ना, अगर ये दोनों फिगर का कंबाइन, दोनों फिगर का कंबाइन सेंटर निकाल के देखोगे ना आप, तो आपको मिलने वाला है 0.42 XU, आपको मिलने वाला है 0.42 XU। यहाँ पे XU का सीखा था अपन, यहाँ पे XU आया, क्योंकि XU का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ। तो ये सेंटर निकालते वक्त हमको एक्चुअल डेप्थ का यूज करने का है। भले ये सेंटर से पास हो रही, इसलिए इसका एक्सप्लेन बोला मैंने, ये एक्सिस एग्जैक्टली सेंटर से पास हो रही, इसीलिए इसको एक्सप्लेन बोला, लेकिन इसका सेंटर निकालते वक्त आपको यूज करना है XU। तो अगर आप ये दोनों फिगर का कंबाइंड सेंटर निकाल के देखोगे, जो यहाँ पे बिंदु पे आएगा, तो उसका डिस्टेंस होता 0.42 XU। मतलब ये रेक्टेंगल और पैराबोला दोनों का कंबाइंड सेंट्रोइड एंगल 0.42 XU इतने डिस्टेंस पे टॉप से लेके, अगर इसका बॉटम से निकालना है तो, अगर ये बॉटम से निकालना है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है d, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों d, तो ऊपर कितना गया 0.42 XU गया, बचा क्या फिर d माइनस 0.42 XU, बचा क्या d माइनस 0.42 XU। देखो अब अपन ने क्या किया, Cu मतलब क्या होगा, Cu मतलब होगा Cu1 प्लस Cu2। अब हमने टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकाल लिया, मतलब आपको निकालना पड़ेगा पहले Cu1। Cu1 मतलब कंप्रेसिव फोर्स ऑफर्ड बाय रेक्टेंगुलर ब्लॉक, Cu2 मतलब कंप्रेसिव फोर्स ऑफर्ड बाय पैराबोलिक ब्लॉक, दोनों का सम मतलब टोटल कंप्रेसिव फोर्स Cu, दोनों का सम मतलब टोटल कंप्रेसिव फोर्स Cu। अब ये जो स्ट्रेस डायग्राम है, जो स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, वो टेंशन में क्यों ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि आपको स्ट्रेस डायग्राम के बाद में क्या निकालना है, अल्टीमेटली क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। अब अगर मेरे को टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालना है, तो फोर्स किस तरह से निकालेंगे अपन, स्ट्रेस का जनरल फार्मूला क्या होता है अपना, फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो क्या करूंगा मैं करूंगा स्ट्रेस इनटू एरिया, बराबर, मैं करूंगा स्ट्रेस इनटू एरिया। अब कंप्रेशन का मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है वो तो मुझको पता है 0.446 FCK। अगर मेरे को कंप्रेशन का फोर्स निकालना है सपोज, तो मैं क्या करूंगा स्ट्रेस इनटू एरिया करूंगा। कंप्रेशन का फोर्स निकालना है तो स्ट्रेस कौन सा लेना पड़ेगा, स्ट्रेस भी कंप्रेशन का लेना पड़ेगा। तो कंप्रेशन का मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है 0.446 FCK। अब वो एरिया मतलब क्या है, एरिया मतलब इसमें कितना कंक्रीट है, ये कंप्रेशन जोन में कितना कंक्रीट है उसका एरिया, कंक्रीट का एरिया होना इन शॉर्ट। अब इसमें कितना कंक्रीट है आपको पता है क्या, इस कंप्रेशन जोन में कितना कंक्रीट अपन ने एंटर किया आपको पता है क्या, नहीं पता अपने को, इसीलिए वो कंप्रेशन पोर्शन का, कंप्रेशन जोन का एरिया निकालने के लिए, कंप्रेशन जोन का एरिया निकालने के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किया। कंप्रेशन जोन का एरिया निकालने के लिए हमने स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किया। इस स्ट्रेस डायग्राम से हम अपने कंप्रेशन जोन का एरिया निकाल लेंगे, उसको स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने को फोर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरे को टेंसाइल फोर्स निकालना है बच्चों, टेंसाइल फोर्स के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। फिर टेंशन में कौन सा मटेरियल है, स्टील है,
स्टील का मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है 0.87 fy। स्टील का मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है 0.87 fy। अब टेंशन में मटेरियल कौन सा है स्टील। जैसे कॉम्प्रेशन में मटेरियल कंक्रीट था तो कंक्रीट का एरिया निकालेंगे हम इस डायग्राम के ऊपर से, वैसे ही टेंशन में कौन सा मटेरियल है स्टील। स्टील का एरिया निकालने के लिए हमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। टेंशन पोर्शन में जो स्टील है वो स्टील का एरिया निकालने के लिए हमें किसी डायग्राम की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टील का एरिया आप यहीं से निकाल सकते हैं। स्टील का एरिया आप यहीं से निकाल सकते हैं। हाँ, कितने बार है इसके अंदर 1 2 3 4। एक बार का एरिया कितना होता है, एक बार का एरिया होता है π/4 × d²। एक बार का एरिया कितनी π/4 × d²। ऐसे कितने बार है मल्टीप्लाई बाय 4। ये हो गया आपका एरिया ऑफ स्टील। आपको स्टील का एरिया निकालने के लिए स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आपके क्रॉस सेक्शन से ही स्टील का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन कंक्रीट का एरिया निकालने के लिए अपने को स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता, क्योंकि बीम के क्रॉस सेक्शन के ऊपर से कंक्रीट का एरिया नहीं मिलता। इसीलिए कंक्रीट का एरिया निकालने के लिए हमने स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किया। और स्टील का एरिया डायरेक्ट एएसटी होता। स्टील का एरिया मतलब क्या होता, सिंपली एएसटी। आपको प्रॉब्लम में नंबर ऑफ बार कितने यूज करने का है, डायमीटर ऑफ बार क्या यूज करना है प्रॉब्लम में दिया होता, लेकिन कितना पोर्शन कंक्रीट यूज करना है ये नहीं दिया होता प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में आपको डायमीटर ऑफ बार नंबर ऑफ बार दिए होते तो आप एएसटी आराम से निकाल सकते। आपका सिंपली फॉर्मूला क्या हो गया 0.87 fy * एएसटी। टेंशन में कौन सा मटेरियल है स्टील, स्टील का एरिया क्या होता है एएसटी। हो गया टेंशन का फॉर्मूला। टोटल टेंसाइल फोर्स का फॉर्मूला बन गया मेरे को कोई जरूरत नहीं है स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करने की। टेंसाइल फोर्स निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि मैं स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करूं। मेरे को बीम को देख के भी टेंशन फोर्स का वैल्यू निकाल जाता इस तरह से। ठीक है, तो आपको समझ क्या होगा कि टेंशन में हमने स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ क्यों नहीं किया, क्योंकि टेंशन में एरिया निकालने के लिए स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। टेंशन का एरिया सिंपली क्या होता है एएसटी, स्टील का एरिया। और स्टील का डायमीटर कितना है, स्टील के नंबर ऑफ बार कितने हैं प्रॉब्लम में दिया होता है। ठीक है, एक नजर डाल दो इसके ऊपर। आपको कुछ भी लिखना होगा, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि लिखने के लिए बहुत समय लगेगा आप लोगों को। तो ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, एमएसपीटी के सिलेबस के हिसाब से देखा, या फिर आप अगर एमसीक्यू की तैयारी कर रहे होगे तो एमसीक्यू के लिए ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में पूछने वाले क्वेश्चन कौन से है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इन कॉम्प्रेशन क्या होता है, ये मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील इन टेंशन, ये मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन स्ट्रेस, ये मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील कितना होता, ये सब एमसीक्यू पे पूछने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये था अपना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर सिंगल रिइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम देख लिया अपन ने। अब इसका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना, ये थोड़ा बड़ा कांसेप्ट है, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये x1 कैसे निकालना, x2 कैसे निकालना, x2 मैक्स कैसे निकालना, फिर ये x2 कैसे निकालना, cu1 कैसे निकालना, cu2 कैसे निकालना, cu कैसे निकालना, tu कैसे निकालना, सब बताऊंगा। tu तो बता दिया मैंने, tu ऐसे निकालना है। तो ऐसे हर फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या होता है, मतलब हर टर्म का फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बड़ा कांसेप्ट है, तो इसको कम से कम 2 से 3 लेक्चर में आपको पूरा कवर कर दूंगा। ठीक है, मिनिमम 2 to 3 लेक्चर में आपको पूरा कवर कर दूंगा सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम के। सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम के सारे भी टेक्निकल टर्म्स आपको 2 या 3 लेक्चर के अंदर पूरा कवर कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो को देख लेना, अच्छे से समझ लेना, रजिस्टर पेन लेके साथ नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छे से लिख लो, और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन करना। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट में कुछ क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स भर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।